नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट। ठीक है। सो इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे मैंने आप लोग बताया था कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही मस्त चैप्टर है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत से आप लोग को इसको इस चैप्टर को पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये उसका सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर्स में से एक है। और बहुत ही थरोली दिया गया, बहुत ही थरोली। मतलब अगर सारा का सारा कंटेक्स्ट अगर वहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा ना, तो मेरे ख्याल से इसमें 70-80 स्लाइड्स मुझे बनाने पड़ जाएंगे। और वो लेक्चर लगभग 2.5-3 घंटे का होगा। इट विल बी वेरी लॉन्ग लेक्चर, बट आई हैव ट्राइड टू रिड्यूस इट, कंप्रेस इट। मैंने कोशिश ये की कि 40-50 मिनट्स का पूरा लेक्चर हो जाएगा, और उसमें मेन जो आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। हाँ, छोटा टॉपिक छोटा मोटा रह जाएगा, तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला था और बार बार यही कहूँगा कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ता था तो पॉलिटी झिंगा लाला। ओके। सो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत को वैसे ही पढ़ना है। सो इसीलिए जो छोटा मोटा चीज़ें बच गई हैं वो आप लोग को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके। एंड रेस्ट अश्योर्ड, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके अलावा जो डाउट्स लगे वो कमेंट बॉक्स को भरना स्टार्ट कीजिए। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट स्लाइड हमारा इसका। सो पार्लियामेंट क्या है? ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है आपके यूनियन गवर्नमेंट का। आपके गवर्नमेंट के तीन स्तंभ होते हैं, जिसको थ्री लेग्स ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। एक तो है आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, और तीसरा है आपका जुडिशरी। ओके। अब मीडिया को इसका फोर्थ लेग बोला जाता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज होना। ओके। सो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन हम लोग के गवर्नमेंट का तीन लेग्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट की कुर्सी के तीन ही पैर है। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओके। जुडिशरी हम लोग बाद में देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव का कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पद हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लेजिस्लेचर ये यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ओके। सो वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अपनाने का मतलब ये है कि भाई यू शुड हैव अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऐसा जगह होता है। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो आपके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेड लोग जो होते हैं, मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, पीपल ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा सिलेक्टेड या उनके द्वारा इलेक्टेड व्यक्तियों को वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव बैठने को मौका मिलता है। ओके। सो दे आर एक्चुअली द वॉइस ऑफ दिस पीपल। समझ में आ रहा है? ये जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, ये सब कोई मतलब वर्ल्ड कप जीत के नहीं जा रहे हैं जैसे कि इन लोग सेलिब्रेशन करते हैं, उस हिसाब से नहीं आता। दे आर द एक्चुअली द कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है। दे आर द वर्कर्स ऑफ द पीपल, जो पीपल की ख्वाहिशें वहाँ पे लेके जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट अमॉन्ग मेनी, आप कह सकते हैं फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कर सकते हैं, कि सारे लोगों के बीच में जो कि सामान्य है, सब लोग एक जैसे हैं, उनमें से किसी को एक ने अपने आप को मतलब किसी को इन लोग ने नेता चुन लिया और उसको भेज दिया कि भाई आप हमारी आवाज़ बन के वहाँ पे काम करेंगे। ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा ये जो आपका क्या मतलब पार्लियामेंट है, ये और भी एक चीज़ सिग्निफाई करता है, क्या? कि पीपल्स का कंट्रोल है आपके इन पूरे के पूरे मशीनरी के ऊपर। जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? आपका पीपल का कंट्रोल है। एंड इनडायरेक्टली आपका जो पार्लियामेंट होता है या लेजिस्लेचर की बात करें, सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द आपका एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। सो दैट इज वाई आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पीपल है, मतलब जो कॉमन पब्लिक है, वो आपके लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर रही है और आपके एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ है। एकदम लॉजिकल चीज़ है कि भाई सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? पीपल लोगों के हाथ में है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाके आवाज़ किसकी उठा रहे हैं? उन लोगों की उठा रहे हैं जिन्होंने उनको भेजा है। ठीक है। जिन्होंने उनको वहाँ पे भेजा है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब सारे ऑर्गन्स में से, आपके जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपके लेजिस्लेचर में से अगर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कॉमन पब्लिक का कहीं पे भी है, तो आपके लेजिस्लेचर में ही है। आप लोग एग्जीक्यूटिव में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में ऐसा हो सकता है कि भाई नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भी वहाँ पे बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है।
राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं जो कि नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड होके आ रहे हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आ रहे हैं। सो उनको भी बनाया जा सकता है। ये ऐसा जुडिशरी में भी है, जुडिशरी में भी कॉमन पब्लिक का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर के अंदर तो सबके सब कौन भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, सबके मतलब जितने भी लोग हैं उनको वो कॉमन पब्लिक भेजिए। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको याद करके रखने हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट 5 के अंदर आपका जो ऑर्गेनाइज सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर, जो कुछ भी है आपके पार्लियामेंट का, वो सारा का सारा आपके पार्ट 5 में दिया गया, ठीक है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल के बीच में। सो 79 जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके अंदर आपके प्रेसिडेंट जी होंगे, आपके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा जिसको अब नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया, और फिर उसका काउंसिल ऑफ पीपल होगा, ठीक है। सो ये 79 में आपके आर्टिकल 79 के अंदर ये मेंशन किया गया। 80 के अंदर क्या मेंशन किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कंपोजिशन मेंशन किया गया। 81 में हाउस ऑफ पीपल का, लोकसभा का कंपोजिशन मेंशन किया गया। ओके, आर्टिकल 82 के अंदर हर सेंसस के बाद, सेंसस मतलब आपका जो जनगणना जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके बाद डिलिमिटेशन करा जाएगा, आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज किया जाएगा हर सेंसस के बाद एक नई तरीके से। ओके, सो डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का इसके अंदर प्रावधान किया जाता है। ओके, हम लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन को ऑलरेडी डीएनए में देखा हुआ है। ओके, चलिए, सो पार्लियामेंट के अंदर कौन से 3 पार्ट्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंबर नहीं होता है आपके हाउस का, जस्ट लाइक आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कभी भी मेंबर नहीं होता है आपके सीनेट का, मतलब आपके कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहता है, ठीक है, वहाँ की पार्टी नहीं है। वहाँ की जो वहाँ के पार्लियामेंट को जैसे हम लोग अपने यहाँ पे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे वहाँ पे उन लोग उसको कांग्रेस बोलते हैं। ओके, सो जो वहाँ के जो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ के कांग्रेस के क्या बोलते हैं मेंबर नहीं होते, वहाँ के कांग्रेस के अंदर मेंबर नहीं होते। वहाँ पे भी ऐसे सीनेट है और एक लोअर हाउस है करके। ओके, सो वहाँ पे भी सेम सिस्टम चलता है जस्ट लाइक इंडिया में। ओके, और वहाँ पे भी जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे भी जैसे प्रेसिडेंट आपके ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी के मेंबर नहीं होते, वैसे वहाँ पे भी होता है। ओके, नेक्स्ट, आपके हिंदी नेम्स जो यूज़ किए गए थे वो आपके 1954 में हम लोग ने एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड कर दिया गया था कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए हो जाएगा और लोकसभा जो होगा वो हाउस ऑफ पीपल के लिए हो जाएगा। ओके, सो लोकसभा आपके कॉमन पीपल का, मतलब जो आपके इंसान मतलब जो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग को रिप्रेजेंटेशन करती है। लेकिन आपकी जो अपर हाउस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एक्चुअल जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ रहा है, एक्चुअली में जो आपके अपर हाउस होते हैं या फिर जो राज्यसभा है उसके अंदर जो इलेक्ट मतलब आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरफ से लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली में होते कौन है। सो एमपी एमएलए जो एमएलए होते हैं, सॉरी एमपी बोला, एमएलए जो होते हैं वो अपने लेवल पे इसका इलेक्शंस वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर आपके यूनिवर्सिटी के मेंबर होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब आपस में सिलेक्शन करता है, एक कॉलेजियम बनता है और उसमें से मेंबर्स को भेजा जाता है आपके राज्यसभा में, ठीक है। सो इस तरीके से किया जाता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन आपके जो लोअर हाउस है या फिर लोकसभा है उसके अंदर डायरेक्ट पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये अमेरिकन वाला तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन गलत लिखा गया है। इंडिया में भी आपके लेजिस्लेचर जो होता है उसका पार्ट नहीं होता है आपके प्रेसिडेंट जी, वो अलग होते हैं। लेकिन जब आप लोग कभी भी ये कहोगे कि भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, सो उसके अंदर तीनों के तीनों आएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ पीपल आएगा। समझ में आ रहा है कि मतलब आपके साथ बैठते नहीं है या पार्लियामेंट के अंदर बैठते नहीं है, वो बाहर रहता है। लेकिन जब कहा जाएगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन होता है तो आपके तीनों जन आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझने के थोड़े से ट्रिकी शब्द हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जब लिखा हुआ आएगा कि हाँ पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है तो आपके तीनों जन आएंगे, लेकिन बैठने में सीटिंग में कहा जाएगा तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा आने वाला। ओके, चलिए, प्रेसिडेंट जी क्या क्या करते हैं आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं वीडियो इसके पहले वाले में डिस्कशन किया गया है क्या,
नहीं नहीं, डीएनए में किया था, सॉरी डीएनए में किया था, मुझे लगा इससे पहले किया था। तो डीएनए में ऑलरेडी कुछ दिन पहले, आई रिमेम्बर, इफ आई रिमेम्बर अच्छी तरीके से, तो शायद 25 तारीख का, हाँ हाँ 26 जनवरी से पहले हम लोगों ने इमोशंस को पढ़ा था। सो मोशंस के अंदर मैंने बताया था समन, परोग, एड्रेसिंग, डिसोल्यूशन, आपका ऑर्डिनेंस पास करना, ये सब मैंने बताया था। ओके, सो आपका समनिंग क्या होता है? समनिंग कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट। समनिंग करना मतलब लोगों को बुलाना, जो आपके एमएल एमपीज जो है उनको बुलाना, ये काम करते हैं आपके प्रेसिडेंट जी। सबके पास चिट्ठी जाती है, सबके ऊपर प्रेसिडेंट जी का स्टैंप मुहर वगैरह लगा रहता है, और उसमें बुलाया जाता है कि भाई इस दिन से इस दिन तक आपके सेशन चलने वाले हैं, तो प्लीज़ आ जाइए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है पुरोग। जब आपका काम खत्म हो जाए, सेशन का पूरा काम खत्म हो जाए, तो उसको पुरोग किया जाता है, ठीक है, खत्म कर दिया जाता है, नेक्स्ट सेशन के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट एड्रेसिंग बोथ द हाउसेस। साल के पहले सिटिंग में, और आपके जब लोकसभा का पहला सिटिंग होता है, उस समय पे प्रेसिडेंट जी क्या बोलते हैं, अपना वोट ऑफ थैंक्स बोला, आपके प्रेसिडेंट की स्पीच देते हैं, ठीक है, एड्रेसिंग द पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है उसको, वो करते हैं। ये साल की शुरुआत में एक बार, और क्या बोलते हैं, आपके नई लोकसभा के गठन के बाद जो फर्स्ट सिटिंग होता है उसमें किया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिसॉल्व्स लोकसभा। ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मतलब कैबिनेट ने इनको रिकमेंडेशन भेजा तो। इसके अलावा वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, जिनका लगभग लगभग ताकत जो होता है वो एक्ट की तरह ही होता है। ओके, इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग ने ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया है, ना कि अमेरिकन पैटर्न में। अमेरिका में ये सब चीज़ें आपके प्रेसिडेंट जी नहीं कर सकते। ओके, सो इस सब चीज़ों में हम लोगों ने ब्रिटिश पैटर्न फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 80 के अंदर जैसे मैंने बताया वैसे दिया गया। तो इसके अंदर 250 मेंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें से 280 मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और आपके जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। ओके, सो इसमें कैसे कैसे होगा डिवीजन वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, पहली बात तो आपका फोर्थ शेड्यूल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि राज्यसभा के अंदर सीट्स का अलोकेशन स्टेट्स और यूनाइटेड टेरिटरीज के बीच में कैसे किया गया है, ठीक है, तो आपका फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, आपके टोटल मेंबर का स्ट्रेंथ कितना होगा? 245 राइट नाउ की बात की जाए, ठीक है, राइट नाउ आपके ये मेंबर्स है। ओके, इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 229 का रिप्रेजेंटेशन। ओके, फिर यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 4 यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स है। ओके, इसके अलावा 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ओके, 12 नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, ये अभी करंट की सिचुएशन की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो ही आपस में सिलेक्शन करते हैं। बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये आपस में ही से ही इलेक्ट करके किसी व्यक्ति को भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आपके राज्यसभा के अंदर। ओके, ये जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है वो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ऐसा किया जाता है। ओके, सो ये बेसिकली हर जगह पे यूज किया जाता है, एक्सेप्शन आपके क्या मतलब लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट, जो सीट का अलोकेशन जो आपके फोर्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया, वो आपके बेसिस ऑफ द किसके? पॉपुलेशन के बेसिस पे किया था। भारत के अंदर सब कुछ पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए आपके इंडिया के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा के अंदर। जैसे हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूएसए में हर एक स्टेट को, जो वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट को 2 रिप्रेजेंटेशन मिला गया सीनेट के लिए। ओके, 2 मेंबर्स वहाँ से भेजे जा सकते हैं आपके, हर एक स्टेट को कह दिया गया 2 लोगों को आपको अपने तरफ से सीनेट में भेजा है। तो एक तरीके से वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि यहाँ पे भारत में नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कैसे मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज में, आपका स्टेट्स में जैसे था सेम लगभग यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। जनरली आपके जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इनमें क्या होता है कि इतना पॉपुलेशन नहीं होता है। एमपी बोला, एमएलएस वगैरह का तो कॉन्सेप्ट ही इसमें नहीं होता। ओके, जनरली, ठीक है। सो अगर होते हैं तो फिर उनके बीच में कॉलेज बनाया जाएगा, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। वो आपस में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसा जितना भी उन लोग को सीट अलॉट किया गया रहेगा कि हाँ कितने आपको राज्यसभा मेंबर्स भेजने, तो उतने को वो सिलेक्ट करके भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मोड ऑफ इलेक्शन सेम रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ पे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही सिर्फ है जो कि जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है आपके राज्यसभा के अंदर, और किसी का नहीं होता, क्योंकि बाकी सबके जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट,
नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके 12 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट जी कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। ये जो लोग होंगे वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज से आते हैं। ओके, सो ये इन फील्ड से आते हैं। इनको करने का, इनको ये रीज़न देने का मतलब नॉमिनेशन देने का रीज़न क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपके जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं आपके भारत के अंदर, वो आपके इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते कि भाई उनके पास इतना मतलब इतना दमखम नहीं है, उतना क्या कहते हैं, बाहुबल नहीं है, या लोगों को इतना जन सैलाब नहीं बना सकते, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई ये एक नॉमिनेशन का क्राइटेरिया दिया गया है। इसका एक एग्जांपल मुझे हमेशा याद रहता है, वो है आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, द ग्रेट मैन। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उन्होंने एक बार इलेक्शन लड़े थे आपके लोकसभा के लिए, लेकिन वो हार गए थे। ठीक है, अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है तो वो एक ही बार सिर्फ लड़े थे और वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर बने थे और इसी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर भी बने रहे। और क्या बोलते हैं, आपने देखा ही होगा कि काफ़ी इनके समय पे क्या क्या चीज़ें हुई। ओके, नेक्स्ट। बाकी एक और चीज़ मुझे याद आ गई इसी में, आपके सचिन तेंदुलकर जी को भी क्या बोलते हैं इसमें ऐड किया गया था, नॉमिनेशन उनको भी दिया गया था। सो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि भाई ये तो भाई ना आर्ट में आते हैं, ना लिटरेचर में आते हैं, ना साइंस में आते हैं, ना सोशल सर्विस में आते हैं। सो इनको किस रैशनैलिटी पे आपने इनको राज्यसभा का मेंबर घोषित कर दिया गया। सो राज्यसभा ने अपना जारी किया कि भाई इनको, जो सरकार ने जारी किया उसमें ये था कि भाई ये जो ये क्रिकेट खेलते हैं, इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट, दैट इज़ वाई इनको क्या बोलते हैं हम लोग ने इसमें दिया गया। ओके, नेक्स्ट। लोकसभा की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। ठीक है, अब नया आ गया है 550, याद रखिएगा। अभी आगे मैं बताऊंगा। इसमें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात हुई थी, ये 2019 के अंदर अबॉलिश करने की बात हो गई थी, कैबिनेट ने इसको रिकमेंडेशन भी दे दिया गया था। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें तो आपके सीधे इलेक्शंस होते हैं, मतलब यूटीज में तो इनडायरेक्टली इलेक्शंस वगैरह होंगे, लेकिन आपके जो स्टेट्स वगैरह में होंगे वो सीधे सीधे होते हैं। ओके, टोटल मेंबर्स कितने होंगे आपके, 530 आपके स्टेट से आ रहे हैं, 20 आपके यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। ओके, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट कितने होने वाले हैं, 2 होने वाला है। ये कौन सी कम्युनिटी से आने वाले, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आने वाला। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 366 के 2 में मेंशन किया गया था एंग्लो इंडियन कौन कौन होता है। तो एंग्लो इंडियन आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे लोग जिनका जो डिसेंट है वो यूरोपियन ओरिजिन का है। ठीक है, यूरोपियन ओरिजिन से अगर वो आ रहे हैं तो फिर वो एंग्लो इंडियन माना जाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस ऐसा मतलब इट वाज सीइंग कि क्या बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो दैट इज़ वाई इनके लिए 2 सीट्स का प्रावधान किया गया था। बट इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन एज ऑलवेज, सो इट वाज टू रिमूव, बट इट वाज कंटिन्यूसली बार बार उसको एक्सटेंड किया जाता। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या हुआ इसके साथ। सो प्रेजेंट लोकसभा की बात करें तो राइट नाउ टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके, 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स कितने हैं आपके, 530 हैं। यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन कितना है आपके, 13 क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन मिले हैं आपके यूटीज की तरफ से। ओके, नेक्स्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स कैसे किया जाता है, तो आपका जो स्टेट है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। एक एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से एक एक मेंबर वहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीजन करके रखा जाएगा और वहाँ के लोग उस अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता चुनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमपी बना के भेजेंगे। ओके, इलेक्शन कैसे होगा, तो ये होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। प्रिंसिपल, इसमें कोई और प्रिंसिपल नहीं लगेगा, जैसे कि उसमें प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लगाया जाना था, वो यहाँ पे नहीं लगने वाला। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब आप 18 साल के हो तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चुपचाप आओ, अपना आगे इलेक्शन कार्ड बना हुआ है तो आप आइए चुपचाप वोट करके जाइए। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे जिसे आप लोग को याद रखना है, 1988 में कराया गया था। इसके थ्रू आप लोग ने जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, पहले 21 हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट। यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसका किसी भी तरीके से, जैसा कि पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, पार्लियामेंट का
जैसा चाहे उस हिसाब से कर सकता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके रखा था कि भाई आपके यूटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देगी उसके बेसिस पे किया जाएगा। सो पार्लियामेंट ने आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो लाया, उसके बाद फिर डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट करके 65 में लाया। इसमें ये कहा गया कि भाई आपके जो यूटीज हैं उनके अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाएंगे, जैसे कि आपके स्टेट्स में कराए जा रहे हैं आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी आपके क्या बताए छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जाएंगे, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक एक मेंबर्स को वहां से चुन के लाया जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे आपके सॉरी यूटीज में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये आपका 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो प्रावधान है ये आपके आर्टिकल 331 में मेंशन किया गया था कि प्रेसिडेंट इनको अगर इनको प्रेसिडेंट जी को लगता है कि भाई एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है लोकसभा के अंदर, तो इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियली इट वाज टू बी मतलब ऑपरेट कब तक होना चाहिए था, 10 साल तक होना चाहिए था। 1960 में इसको एबॉलिश कर देना चाहिए था, बट उसको बार बार एक्सटेंड करते 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 क्या बोलता है 2020 तक लाया गया। तो 2019 के अंदर आई रिमेंबर अच्छी तरीके से 2019 के अंदर हम लोग ने इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया कि भाई अब ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, आपका ये जो 2 एक्स्ट्रा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे आपके एंग्लो इंडियन कमेटी के, वो नहीं होंगे। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि जो आपका करंट लोकसभा है, आपका 70th लोकसभा है, उसके अंदर कोई भी मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं आया। ठीक है, आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं आया, मतलब इस पोस्ट से अलाउ करके नहीं बैठा, वो जनरल पोस्ट पे लड़ा किया। ठीक है, जैसे एक मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपके वेस्ट बंगाल के एक एमपी हैं, उनका नाम है डेरेक ओब्रायन। ठीक है, वो पहले क्विज शो होस्ट करते थे, बहुत अच्छा क्विज शो होस्ट करते थे। सो वो आपके एमपी हैं। सो ही बिलोंग्स टू आपके यूरोपियन डिसेंट। ही इज एक्चुअली एंग्लो इंडियन, बट ही डिडेंट फाइट फॉर एंग्लो इंडियन पोस्ट। ठीक है, वो नॉमिनेशन के थ्रू नहीं आया है, वो पूरे के पूरे इलेक्शन के प्रोसेस से आया, जो आपका जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उस प्रोसेस से आया। ओके, सो इन दैट केस इस वजह से ऐसा देखा जाए कि क्या बोलते हैं उनको एंग्लो इंडियन नहीं कहा जाएगा, वो एक कॉमन आपके क्या बोलते हैं ये प्रोसेस जो है आपका इलेक्शन का प्रोसेस, उसको फॉलो जनरल इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करके है। ओके, सो दिस इज द आपका जो मुझे बताना था। नेक्स्ट, लोकसभा के अंदर इलेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो स्टेट्स है उसको डिवाइड किया जाएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जाएंगे, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एक एक मेंबर को वहाँ से सिलेक्ट करके आपके पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। ठीक है, सो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई जाती है वो किस बेसिस पे किया जाता है, उसके ऊपर 2 फैक्टर्स लगाया जाता है। ठीक है, 2 फैक्टर्स क्या क्या लगाया जाता है कि देखो यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला आप लोग पढ़ोगे तो पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, वही चीज़ों को यहाँ पे शॉर्ट में बहुत मस्त लिखा है कि भाई जो आपका यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया है वो कैसा है, आपके पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे ऐसा होना चाहिए कि भाई एक स्टेट के अंदर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों स्टेट्स के अंदर सेम पॉपुलेशन होने वाला है। सो दोनों स्टेट के अंदर अगर सेम पॉपुलेशन नहीं होने वाला है तो कभी भी इस तरीके से होना चाहिए कि एक स्टेट, सपोज कीजिए एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, एक स्टेट है सी, तो इसके 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 बीच में द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द सीट शुड नॉट बी चेंज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट है और यहाँ पे 2 लाख लोगों के ऊपर एक सीट है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख के लिए होगा, अगर 2 लाख है तो 2 लाख के लिए ही होगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सेम स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, इन लोगों के बीच में, मतलब एक स्टेट है, जैसे ए कोई स्टेट है, उसका जो सब सेक्शन होगा A1 A2 A3 ऐसे करके आप कर सकते हैं। सो उनके अंदर भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक एक जो आपका सब टेरिटोरियल बनाया गया है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, तो इसको अगर 10,000 पे किया गया तो इसको भी 10,000, इसको भी 10,000, इसको भी 10,000, इस तरीके से किया जाएगा। ना कि पता चला एक को 10,000, एक को 2,000, एक को 1,000 करके ऐसे कर दिया जाए, ऐसे नहीं किया जा सकता। ओके, सो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो आपके आर्टिकल 82 के अंदर मेंशन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट इज कंपल्शन। ठीक है, हर एक सेंसस के बाद इसको रीएडजस्टमेंट कराना पड़ेगा। आपकी लोकसभा की बात की जा रही है, ठीक है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। ओके,
आपके क्या बोलते हैं, सेम वही आपके हर एक स्टेट के बीच में, और क्या बोलते हैं हर एक स्टेट के अंदर जो सब सेक्शंस होंगे उनके बीच में भी चेंजेस वगैरह नहीं होने चाहिए, एकदम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट को इस तरीके से कहा गया कि भाई वो जैसे भी चाहे उस तरीके से ये डिलिमिटेशन वगैरह कर सकता है, तो इसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कई बार डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बता चुका हूँ कि एक सेपरेट एक्ट बनाया जाता है, उस एक्ट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है। ठीक है, उस उस बॉडी को मतलब बस यही काम दिया जाता है कि भाई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को डिमार्केट करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश करके वो चला जाए। ठीक है, तो ये काम करता है। इसी बेसिस पे हम लोग ने आज तक 4 बार आपके डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। ठीक है, 52 में, 62 में, 72 में और फिर 2002 में हम लोग ने बनाया। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐसा एक प्रावधान किया गया कि जो आपका क्या बोलते हैं सेंसस का जो डेटा है, मतलब आपका 71 का जो सेंसस का डेटा है उसी का उपयोग करेंगे हम लोग 2000 तक। ठीक है, मतलब 2000 तक, मतलब वहां से लेकर 30 साल तक, अगले 30 साल तक हम लोग 2000 का जो चुनाव होगा उस तक हम लोग 1971 के डेटा से ही हम लोग जो पॉपुलेशन का डेटा है उसके हिसाब से डिमार्केशन वगैरह करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो आपका पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था, पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे जो हम लोग डिमार्केशन वगैरह कर रहे थे, तो आपके नॉर्दर्न बेल्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई भी काम नहीं किया जाता, और आपके सदर्न बेल्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम किया जाता, इनमें बहुत बड़ी खाई पैदा होने लगी। सारा का सारा जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैक्सिमम नॉर्दर्न बेल्ट में जा रहा था, और जो पॉपुलेशन था वो भी इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और क्या बताएं जो लोअर मतलब आपके सदर्न स्टेट से उनके ऊपर से वैल्यू घटता चला रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम थी, तो यहाँ पे वोट बैंक कम हो जा रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं? जहाँ पे सीट्स ज़्यादा होंगी डेफिनेटली वहाँ पे लोग ज़्यादा टूटने पड़े, वहाँ पे बैठने के लिए सबसे ज़्यादा लोग भागेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट के लोगों को ज़्यादा फायदा मिल रहा था, और सदर्न बेल्ट को, जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे, साउथ के लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे कि भाई उन लोग पॉपुलेशन कम करने की करने में मदद कर रहे थे, उनको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। और इसीलिए ये फ्रीज कर दिया कि भाई अगले 2000 तक हम मतलब जब तक 2000 साल नहीं आता तब तक ये जो आपके क्या बोलते हैं डिलिमिटेशन करने के लिए जो सेंसस यूज किया जाएगा वो आपका 71 का किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद इसके बाद आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक जो 2001 में किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो आपका सीट्स का रीएडजस्टमेंट है अब इसको पूरी तरीके से बैन कर देंगे। कब तक? 25 सालों के लिए, मतलब 2026 तक के लिए हम लोग ने सीट्स का रीएडजस्टमेंट बैन कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग सेंसस को चेंज कर दिया कि सेंसस हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब 87 में बाद में चेंज कर देंगे सेंसस को। 2001 के समय का सेंसस हम लोग यूज करने वाले हैं। इससे पहले के सारे सेंसस हम लोग अबॉलिश कर देंगे कि भाई जो आपका 84 में किया गया था उसमें हम लोग 1991 का सेंसस यूज़ किया था, लेकिन आपका 87 में जस्ट 2 साल के बाद हम लोग को समझ में आता कि नहीं भाई इसका करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो नया सेंसस है वो तो लेटेस्ट आ ही चुका है। तो हम लोग ने क्या किया, 2001 का सेंसस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम लोग ने जो क्या बोलते हैं सीट का रीएडजस्टमेंट था उसको चेंज नहीं किया, उसको छेड़छाड़ नहीं किए। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि सीट्स का रीएडजस्टमेंट करने पे हम लोग को सीट्स को बढ़ाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। समझ में आ रहा है? ये 1971 से बताया जा रहा है। 1971 में आप सपोज कीजिए कि आपके देश की आबादी 80 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन 2000 आते आते 100 करोड़ हो चुकी। ठीक है, सपोज कीजिए कि इतना हो चुका, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है हमारा क्राइटेरिया ऑफ द सीट्स क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्राइटेरिया है 10 लाख के ऊपर एक सीट। ठीक है, तो इस हिसाब से और सीट्स ऐड होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो दो मतलब 20 करोड़ क्या बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से 200 सीट्स तो और ऐड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि आपके नॉर्दर्न बेल्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है ना। सदर्न बेल्ट को तो पॉपुलेशन का मतलब इसकी तो मार झेलनी पड़ेगी, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, तो वहाँ पे क्या बोलता है इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज़ वाई हम लोग ने पूरी तरीके से इसको फ्रीज कर दिया कि भाई अब हम लोग रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई सीट्स का कोई रीएडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि हम लोग सेंसस भी नया यूज़ करेंगे, लेटेस्ट सेंसस यूज़ करेंगे, लेकिन सीट सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस। हाउसेस की ड्यूरेशन क्या होने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका मेंशन किया गया 83 आर्टिकल 83 के अंदर मेंशन किया गया कि लोग ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस क्या होंगे। लोकसभा ये आपका 5 ईयर्स का होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई इसका कोई भी मतलब एक फिक्स्ड अवधि है, जब जिस दिन उस दिन आया
जिस दिन वो आपके सत्ता में आएगा उससे 5 साल के बाद उसको जाना ही जाना है, ठीक है। सो ये 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, इट इज़ अ प्राइम क्राइटेरिया, ओके। नेक्स्ट, 5 इयर्स आपके फर्स्ट मीटिंग से काउंट किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट जनरल मीटिंग जो होती है उससे काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रेसिडेंट जब चाहे तब आपके लोकसभा को क्या बोलते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। सो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ही आपके लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड ये डिसीजन आपका डिसॉल्यूशन का जो डिसीजन होगा उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपके किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ओके। एक्सटेंड भी करने का प्रावधान है, अभी तो हम लोगों ने डिसोल्यूशन का देख लिया, अब एक्सटेंड करने का भी प्रावधान है, मतलब टेन्योर ऑफ द लोकसभा जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, एक समय पे एक ईयर बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में बताया था कि भाई हर इमरजेंसी के मतलब नेशनल इमरजेंसी के केस में हम लोग इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन की बात नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन की बात हो रही है। एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में हम लोग एक बार में 1 साल के लिए हम लोग हमारा जो लोकसभा है उसको बढ़ा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लेकिन आपका जब इमरजेंसी खत्म होगा तो उसके 6 महीने के भीतर इसको वापस से रिवर्ट बैक करना होगा, नए तरीके से जनरल इलेक्शन कराने होंगे, ओके। ये सब भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है कि फिफ्थ लोकसभा के अंदर क्या बोलते हैं जो टेन्योर था उसको बढ़ा दिया गया था, उस समय इमरजेंसी लगा के उसका बढ़ा दिया जाएगा 5 साल 6 महीने, सॉरी 5 साल 10 महीने 6 दिन ये चला था टोटल देखा जाए, ओके। इसके अलावा इन्होंने जो लोकसभा उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 76 में करा गया और उसके थ्रू लोकसभा का जो टेन्योर था उसको 6 साल कर दिया गया था, उसको 6 साल कर दिया गया था। और फिर अगले बार जब मतलब नई सरकार बनी 44 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके उन्होंने 5 साल वापस से इसको कर दिया, तो राइट नाउ भी आज आज आपका 5 साल ही चल रहा है, ओके। नेक्स्ट, राज्यसभा की बात करें तो पहले अगर केस में बताऊं, अगर जो फर्स्ट बैच जो निकला था राज्यसभा का जो आपके 250 मेंबर्स थे उसके अंदर लॉटरी सिस्टम के थ्रू निकाला गया था लोगों को, ठीक है, उन लोग को जो मतलब निकालने की बात नहीं, मतलब उनको रिटायरमेंट की बात की जाए तो उन लोग को लॉटरी सिस्टम से किया गया था, ओके। सो जनरल प्रोविजन क्या है कि इनका जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे दी है पार्लियामेंट को कि वो अपने बेसिस से अपने हिसाब से जितना भी मतलब जो टेन्योर वगैरह हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि राज्यसभा का जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 6 साल का होगा, ठीक ठीक है, 6 साल का होगा। और 1/3 ऑफ द मेंबर जो होंगे वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, हर 2 साल पे रिटायर हो जाएंगे। सो दिस इज वाई जो फर्स्ट बैच आपका आया था, जो आपका फर्स्ट राज्यसभा के जो मेंबर्स थे, सपोज कीजिए कि फॉर द कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको 24 कर देते हैं, ठीक है, मतलब 240 कर देते हैं। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं ना, थ्री 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 8 जा 24, ओके यस। सो 80 लोगों को लॉटरी के थ्रू निकाला गया पहले, ठीक है, फर्स्ट बैच में। और फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद फिर 80 लोगों को, मतलब 160 लोगों को लॉटरी सिस्टम से निकाला गया। उसके बाद तो ये फ्लो में चलने लगा, हमेशा 80 लोगों को निकालना और 80 लोगों का एडिशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया था। सो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे कराई गई हैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, ओके। इसीलिए इसको कंटिन्यूइंग चैम्बर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से हमेशा लोग जा रहे हैं और हमेशा लोग इसी के अंदर उतने ही ऐड होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि 240 ही अगर पकड़ लीजिए तो इसके 80 80 तीन बैचेस बन गए, ठीक है, 80 का 3 बैचेस बन गया। तो पहला बैच गया तो उसके जगह पे 80 लोग और आ गए, ठीक है। फिर दूसरा बैच गया उसके जगह पे 80 लोग और आ गए, ऐसे सेम तीसरा, फिर मतलब वो हमेशा चलता ही जा रहा है हमेशा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि क्या बोलते हैं वो ख़त्म होगा, ठीक है। सो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये हमेशा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हमेशा रहने वाला है, ठीक है, इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, इसको इसको परमानेंट बॉडी या परमानेंट चैम्बर भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया कि इसके टर्म ऑफ ऑफिस के लिए मेंशन नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको पार्लियामेंट को ताकत दे दिया गया था, पार्लियामेंट ने ये एक्ट के थ्रू राज्यसभा का जो मेंबर का टेन्योर है वो 6 साल डिसाइड कर लिया गया था, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रेसिडेंट
के पास ऐसे पावर्स दे दिए गए हैं कि भाई वो चाहे तो आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड जो राज्यसभा के लोग रिटायर होते हैं, सो उनके लिए प्रेसिडेंट को पावर दे दिए गए। तो इसके अंदर भी वही चेंजेस कर दिया गया कि भाई 1/3 ऑफ द मेंबर शुड रिटायर एवरी 2 ईयर्स के अंदर रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम अब से बना है, तब से लेके आज तक ये इसी तरीके से चला आ जाए। ओके, लेकिन जो रिटायर होने वाले मेंबर्स है, सपोज जो 80 लोग रिटायर हो गए, तो इनको ऐसा नहीं है कि भाई अब आप वापस से इस सीट पे बैठ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप री एलिजिबल हो, आप वापस से री इलेक्ट होके आ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस की बात करते हैं, तो 84th आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि आपके जो हाउस के मेंबर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। ओके, मतलब उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उनको आपको ओथ एंड एफर्मेशन देना पड़ेगा आपके इलेक्शन कमीशन के पास, जैसा ऐसा प्रिस्क्राइब मैनर में कहा जाएगा कि मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, अपने संविधान की वो सब चीज़ों की जो अफर्मेशन वगैरह देना होगा आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, अगर राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए बैठ रहा है तो फिर 30 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, और अगर लोकसभा के लिए मेंबरशिप के लिए बैठ रहा है तो 25 साल की से कम की उम्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट जैसा जैसा आपके क्वालिफिकेशन चाहे वैसा वैसा क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकती है। ओके, सो इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 पास किया, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान कर दिए। क्या प्रावधान कर दिए, फर्स्ट कि ये इलेक्टर होना चाहिए आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट टाइम, मतलब आज तक कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इसने कहीं पे अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करके रखा है, कहीं का भी वो वोटर नहीं है, मतलब वोटर नहीं है लेकिन वो इलेक्शन के लिए बैठना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वोटर कार्ड उसका होना चाहिए, इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वो एससी या एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए अगर वो उस सीट के लिए फाइट करना चाहता है जो कि उसके लिए रिजर्व है। ओके, एसटी एससी जो मेंबर्स हैं उनके लिए सीट कुछ रिजर्व की जाती है। सो अगर उस सीट के लिए वो फाइट करना चाहता है तो उसके पास एससी या एसटी का कार्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एससी एंड एसटी अगर वो है तो वो किसी और जनरल पोस्ट पे भी, जनरल सीट्स के ऊपर भी फाइट कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ओके, ये उनके पास प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट, वेकेटिंग ऑफ सीट्स, सीट्स को वेकेट कैसे किया जा सकता है, या फिर सीट्स से पदच्युत कब कैसे किया जा सकता है, किसको निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, या वो खाली कब हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है रेजिग्नेशन या फिर डेथ। ठीक है, दोनों भी केस मतलब वो, अपनी तरफ से एक ही सिंगल पर्सन की तरफ से। ओके, रेजिग्नेशन किया जाना मतलब मैं रिजाइन कर दे रहा हूँ कि भाई अब मुझे मेरा मन उजड़ गया, मैं रोज रोज इधर ही आके थक गया हूँ, अब मैं चुपचाप रिजाइन करके अपने घर पे पेंशन लूंगा। ओके, सो इन दैट केस वो क्या करेगा, एक रिटर्न लेटर लिख देगा कि मेरे प्रिय चेयरमैन साहब, मैं मेरे प्रिय स्पीकर साहब, देखिए देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे रोज़ आता था लेकिन अब किसी ने मेरा चप्पल चोरी कर लिया तो मैं अब यहाँ पे आना नहीं चाहूँगा। सो इन दैट केस वो रेजिग्नेशन लेटर उनको भेज देंगे, और वो फिर उसके बाद, हाँ इसमें इनके पास स्पीकर एंड चेयरमैन के पास एक पावर होती है क्या, कि वो देखेंगे कि भाई जो रीज़न दिया जा रहा है क्या वो रीज़न वैलिड है, इनको मतलब उन्होंने जैसे कोई रीज़न दे दिया कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा रीज़न नहीं चलने वाला, उनको कोई ठोस रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ मैं संन्यास संन्यास लेना चाहता हूँ आप पॉलिटिक्स से, या फिर मेरे ऊपर दबाव है, या ऐसा वैसा कुछ, मतलब जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। दबाव वाला मतलब वैसा वाला दबाव नहीं कि हाँ छोड़ो छोड़ो, ऐसा वाला नहीं कि हाँ घर के परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं, या ऐसा कोई भी चीज़ होगी जो जेन्युइन होना चाहिए। इन दैट केस अगर उनको लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन चीज़ है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं रेजिग्नेशन, नहीं तो वो उसको खारिज भी कर सकते हैं। ओके, ये उनके पास पावर है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड है एब्सेंस के केस में, डेथ में तो हो ही गया भाई, डेथ के लिए तो अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है ना। एब्सेंस के अंदर मतलब इसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ बताए, मतलब अगर वो लोकसभा का मेंबर है सपोज कीजिए, तो लोकसभा के स्पीकर को बिना बताए, बिना किसी तरीके से इंटीमेशन वगैरह करे वो 60 दिन तक छुट्टी मना रहा है, ठीक है, 60 दिन या उससे ज़्यादा तक का छुट्टी वगैरह मना रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सीट होगा वो लैप्स कर जाएगा। उसको एक तो लेटर देना होता है कि भाई मैं इतने इतने समय के लिए जा रहा हूँ, इस समय यहाँ पे फंसा हूँ, नहीं आ पाऊंगा, नहीं अटेंड कर पाऊंगा, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं देता है, ऐसी चीज़ें नहीं बताता कि नहीं भाई मैं क्यों नहीं आ रहा है, बस ऐसे पार्टी कर रहा है, गोवा जा रहा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो फिर उसको 60 दिन के बाद उसका जो ये है वो लैप्स कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन।
डिस्क्वालिफिकेशन ये लास्ट में ऐड किया गया था, आपका 10th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया, इसको एंटी डिफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि हम लोग को ऐसा मतलब इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल कानून। ठीक है, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इज, इसके अंदर हमारे यहाँ पे ऐसा देखा गया कि एक मेंबर सपोज कीजिए ए है। ठीक है, सो ए क्या कर रहा है किसी एक पार्टी एबीसी पार्टी का मेंबर बन गया। ठीक है, एबीसी पार्टी का मेंबर बन गया, बट इलेक्शन में उनके उनके सीट से खड़ा भी हो गया। ठीक है, उनके सीट से खड़ा भी हो गया, और ऐसा देखा गया कि भाई एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो भी एक पार्टी है। ठीक है, सो एबीसी की सरकार जो है बनने को आ गई है, इसके मतलब मेजॉरिटी के जस्ट रीच कर रही है, एकदम काफ़ी नज़दीक तक आ चुके हैं। इसके इसके बीच में काफ़ी कड़क फाइट है एबीसी के और एक्स वाई जेड के बीच में। ठीक है, और ये ए क्या देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे एबीसी में ना मुझे लोअर पोजीशन वगैरह दिया गया, या फिर कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट वगैरह दिया ही नहीं गया, या स्टेट ऑफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया। ठीक है, सो वो क्या करेगा कि एक्स वाई जेड वाले उनको बोलेंगे कि हाँ भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, हम आपको मस्त मिनिस्टर का पोस्ट दे देंगे, एकदम से कृषि कल्याण मंत्रालय दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हाँ भाई चलो मैं इसका एलिजेंस छोड़ता हूँ और मैं उनके पार्टी का मेंबर बन गया। अब वो पार्टी का मेंबर बन गया तो अपने साथ क्या क्या लेके चला गया, आपका पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, मतलब उसको जो जनता ने चुन के भेजा था, तो किसके बेसिस पे भेजा था कि वो एबीसी पार्टी का मेंबर है और ये एबीसी पार्टी अच्छा काम करती है, दैट इज वाई हम लोग ने इसको चुन के रख दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, वो अपने साथ साथ क्या क्या लेके चला गया, रिप्रेजेंटेशन भी लेके चला गया। ओके, और इसको किसी ने इनवैलिड ठहरा ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं था। सो ऐसा कई बार हुआ। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम आपके गयाराम का दिया जाता है। ठीक है, गयाराम जी थे। ठीक है, उन्होंने दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। ओके, जस्ट इमेजिन, सुबह वो कांग्रेस के साथ थे, फिर दोपहर में किसी और के साथ हो गए, और शाम को फिर से कांग्रेस के साथ हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये आया राम गया राम जो कहावत है वो उन्हीं के ऊपर कहा गया था कि गया राम जी मतलब इतना तेज तेज पार्टी बदलते थे, उतना तेज लोग कपड़े नहीं बदल पाते। ओके, सो दिस वाज द थिंग। इसके वजह से ऐसा देखा गया कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और इन लोग ने ऐड किया, मतलब आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन लोग ने ऐड किया क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आपके 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ें यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, और इसके अंदर कुछ क्लॉज दिए गए हैं कि हाँ इस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो उसको कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी सेकंड चांस। ठीक है, फर्स्ट जैसे उसने अपने पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप ही दे दिया कि जैसे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि वो एबीसी को छोड़ के एक्सवाईजे में चला गया। ठीक है, सो जैसे उसने पॉलिटिकल पार्टी चेंज की, उसका मेंबरशिप भी खत्म, वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका, अब वो एमपी रहा ही नहीं। ठीक है, तो अपने साथ वो लेके जा ही नहीं सकता, रिप्रेजेंटेशन लेके जा ही नहीं सकता, वो अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा, वो वाला कंडीशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी वोटिंग के दौरान उसने जैसा उसको डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, जैसा पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से डायरेक्शन दिया गया वैसा वोटिंग ना करके उल्टा वोटिंग किया, या फिर एब्सटेन कर लिया, जो कि उसको मना कर दिया गया था कि एब्सटेन मत करना। सो इवन इन दैट केस ऑल्सो इनके ऊपर अगर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और पार्टी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये अब मतलब ये भगोड़ा हो चुके हैं, ये हमारे पार्टी के मेंबर अब नहीं रह गए, तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड पर्सन है, कोई इंडिपेंडेंट विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, और इलेक्शन के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है, तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगा। ओके, कि भाई आपको चुना गया था एज एन नॉन मतलब पार्टी पर्सन, और आप वहाँ पे जाके सीधे पार्टी के मेंबर बन गए, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, हाँ एफिलिएशन दे सकते हैं लेकिन वो पार्टी का मेंबर नहीं बन सकते। ओके, नेक्स्ट, मतलब पता चला कि एबीसी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एबीसी पार्टी अगर उसको चाहिए कि हाँ भाई मुझे कोई सपोर्ट कर दे, एक दो जन सपोर्ट कर दे तो मैं जीत जाऊंगा, तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसका मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 6 महीने के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर चाहे तो वो 6 महीने के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ सकता है, लेकिन उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपके 10th शेड्यूल के अंदर एक चीज ऐड क्या की गई कि भाई जो आपका जो 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो केसेस है उसको सुनेगा कौन, चेयरमैन राज्यसभा के केस में और स्पीकर लोकसभा के केस में। ठीक है, जिस जबकि इससे पहले जो आपके केसेस थे उसमें आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया था कि भाई किसी का अगर इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई
कराना है, किसी भी एमपी को अगर डिस्क्वालीफाई घोषित करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था कि वो अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से वो घोषित करते हैं कि भाई जो इलेक्शन हुआ है वो सही है कि गलत है, और जो मेंबर इलेक्ट हुआ है वो सही है कि गलत है। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर किसको दे दिया गया है? आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दे दिया गया है, चेयरमैन और स्पीकर। ओके, कि आप लोग डिसाइड करोगे, और इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इतने समय के अंदर ही करने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर इन्होंने एक बार डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कौन सा? किहोतो हो लोहान केस में, आपका 1992 में जो हुआ था। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और केसेस है जिसके अंदर आपके डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट है आपका, अगर कोर्ट ने कह दिया कि जो इलेक्शन प्रोसेस था वो पूरी तरीके से अवैध था, ठीक है, उनको लग गया कि हाँ भाई इसमें रिगिंग वगैरह किया गया, बेवजह का उल्टा सीधा वोट वगैरह डलाया गया, या फिर लोगों को डरा दिया गया और सब चुपके घर में बैठे रहे, खुद से ही वोटिंग वगैरह कर दी। सो इन दैट केस आपके इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जा सकता है। ओके, सो इन दैट केस आपका क्या बोलते हैं, इलेक्शन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, जो मेंबर होगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ओके, अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया कि भैया गलत काम करते, फालतू काम करते, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट, अगर वो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के रोल में वो अगर आ जाता है, तो इवन इन दैट केस उनको क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा आपके एमपी के रूप में। ओके, नेक्स्ट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज नहीं मेंशन किया कि अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, तो वो इलेक्शन में बैठ सकता है कि नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन इसके ऊपर रोक टोक नहीं लगा है। तो जनरली जो डिस्क्वालीफाइड होते हैं वो भी वापस से इलेक्शन में बैठ जाता है, ठीक है। सो अगर ऐसा केस आ जाता है, कि हाँ भाई डिस्क्वालीफाइड पर्सन वापस से री इलेक्ट होकर सेम जगह पे आ जाता है, तो फिर जो आपके हाई कोर्ट है, कंसर्न जो हाई कोर्ट होगा, वो चाहे तो इलेक्शन को वॉइड ठहरा सकता है, लेकिन बेसिस होना चाहिए उसका पूरा का पूरा प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा तभी। ओके, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे करने वाले हो, इस तरीके से किया जाता है। ओके, लास्ट स्लाइड जिसमें डुअल मेंबरशिप के बारे में बात करें। डुअल मेंबरशिप, व्हाट इज डुअल मेंबरशिप? तो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंबर लोकसभा का मेंबर था, वो राज्यसभा में सिलेक्ट हो जाए, या राज्यसभा का मेंबर था लोकसभा में सिलेक्ट हो जाए। तो इन दैट केस क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सीधा सीधा आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में कहा गया कि भाई कोई भी एक मेंबर दो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता, और दो सीट से भी मेंबर नहीं हो सकता। ओके, मतलब पता चला लोकसभा के अंदर वो दो सीट से खड़े हो गए, जैसे कि आपके यहाँ पे होता है ना, अक्सर लोग दो सीट से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा, कभी भी एक ही जगह से वो फाइट करने वाला। ओके, सो a person cannot be a member of both the houses of parliament, दोनों भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए, क्या क्या किए गए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी मेंबर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो जाता है, दोनों भी हाउसेस के लिए वो इलेक्ट हो जाता है, तो विद इन 10 डेज उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या बोलते हैं, आपको किस हाउस में बैठना है, ठीक है। उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन से हाउस में बैठना चाहता है, कौन से में जाओगे, लोकसभा में जाओगे कि राज्यसभा में जाओगे। अगर 10 दिन के अंदर उसने नहीं बताया तो राज्यसभा की सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली राज्यसभा की सीट उसकी कैंसिल हो जाएगी, लोकसभा की सीट उसको दे दी जाएगी, लोकसभा में जाके बैठेगा वो चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई मेंबर ऑलरेडी सिटिंग मेंबर है, ठीक है, आपके एक हाउस का सिटिंग मेंबर है, लोकसभा का सिटिंग मेंबर है, और वो क्या बोलते हैं, दूसरे हाउस के लिए, ठीक है, इलेक्ट हो जाता है, दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट हाउस का जो सीट होगा ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे तो ऐसा था ना कि दोनों हाउस में एक साथ उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ऐसा अगर वो लोकसभा का मेंबर है और अचानक राज्यसभा के लिए भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली उसकी डिजॉल्व हो जाएगी, राज्यसभा का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई मेंबर दो सीट्स ऑफ द हाउस से इलेक्ट होता है, ठीक है, सो उसको किसी एक सीट के लिए अपने आप को ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से सीट से क्या बोलते हैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। अगर इन केस उसने ज़्यादा शान पट्टी की, ज़्यादा बेवजह समय बर्बाद किया कि नहीं भाई मैं बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया, तो उसकी दोनों सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, दोनों सीट पर उसको वेकेंट घोषित कर दिया जाएगा और वापस से इलेक्शन करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसी के साथ साथ कोई भी पर्सन एक साथ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकता एक ही समय पे, ठीक है। एक ही समय पे वो स्टेट लेजिस्लेचर और क्या बोलते हैं आपके पार्लियामेंट का मेंबर एक ही साथ नहीं हो सकता। अगर इन केस ऐसा हो जाता कि भाई वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर था या फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर था और स्टेट लेजिस्लेचर में भी उसका ये हो गया, तो उसको पहले तो बता देना पड़ेगा कि भाई मैं किस में जाना चाहता हूँ, या फिर एक जगह पे उसको पहले से मतलब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं किया, फिर से वापस शरण प्रति करने की कोशिश की, तो आपका पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, उसकी सीट खत्म हो जाएगी और सीधा वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाएगा। ओके, सो दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना मेरे नामुमकिन ही होगा। आई मस्ट कन्फेस दिस कि बहुत बड़ा चैप्टर है, हर एक चीज़ को पॉइंट 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 बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इतना मैंने कंसाइज करने की कोशिश की तो भी ये 50 मिनट का हो चुका है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो आप लोग को डाउट्स वगैरह लगे या जो चीज़ें बच जाएंगी उन लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना दिया करूँगा। ओके, सो इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए बाय।